हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीडीपी के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो विगत वर्षों में किसी न किसी सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम कैसा होता है। तो बच्चों के प्राथमिक वर्षों में जो विकास का क्रम होता है वह होता है सरल से जटिल की ओर। कैसा होता है? सरल से जटिल की ओर होता है, सरल से जटिल की ओर। या फिर अगर ऑप्शन मिल जाए कि सामान्य से जटिल की ओर होता है या फिर सामान्य से कठिन होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है। मतलब भाषा के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है, सबसे संवेदनशील काल कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं उस प्रक्रिया को कहते हैं सामाजिकरण। क्या कहते हैं उसको? सामाजिकरण कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन हमारा, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं वह उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वस्तु स्थायित्व से क्या मतलब होता है। ये जो वस्तु स्थायित्व है इसका मतलब होता है कि चीज़ें अगर हमें क्या हमारे सामने दिखाई नहीं दे रही हैं तब भी क्या वो चीज़ें मौजूद होती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे बेड बना हुआ है। अब यहाँ पे जैसे कि बच्चा लेटा हुआ है, एक बच्चा क्या है यहाँ पे लेटा हुआ है, ठीक है। अब इसके नीचे अगर कोई खिलौना जैसे यहाँ पे खेल रहा है, उसका खिलौना नीचे गिर जाए, उसको क्या खिलौना दिखाई नहीं दे रहा बच्चे को, लेकिन बच्चे को ये ज्ञान होता है कि खिलौना हमारे आसपास है। मतलब हमारे सामने न होते हुए भी चीज़ों की मौजूदगी जो होती है उसको ही वस्तु स्थायित्व कहा जाता है। अब पूछा गया आपसे कि बच्चों में जो ये वस्तु स्थायित्व की क्वालिटी होती है, वस्तु स्थायित्व का गुण होता है, या फिर बच्चे जो है अनुकरण करने लगते हैं, मतलब नकल करने लगते हैं। जैसे कि आप कोई हाथ वैसे करोगे, कोई बच्चे को सिखाओगे कोई बात, मतलब आपकी नकल करने लगेगा। तो ये जो क्वालिटी होती है बच्चों में ये पाई जाती है संवेदी चालक अवस्था में। जो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी उसमें से जो पहली अवस्था थी तो ये संवेदी चालक अवस्था थी। इसमें से सारी क्वालिटी बच्चों में पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है। मतलब वो जो बच्ची है वो केवल इसलिए सूरज को सजीव मानती है कि वह रोशनी देता है। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे बच्ची अपनी सोच में क्या दर्शा रही है। तो बच्ची यहाँ पे दर्शा रही है जीववादी चिंतन। जीववादी चिंतन से होता है कि बच्चे जो है निर्जीव चीज़ों को भी क्या कर समझते हैं? सजीव समझते हैं। जैसे कि एक गुड्डा गुड़िया जब बच्चा खिला रहा होता है तो क्या करता है, उसको भी मतलब ये समझता है उसको भूख लगी होती है, उसको भी खाना खिलाता है, उसको पानी पिलाता है। मतलब उसके ये ज्ञान नहीं होता कि निर्जीव चीज़ें हैं। तो वही क्या कहलाता है? जीववादी चिंतन कहलाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संकल्पना लेव वाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, स्कीमा, पाढ़, सामाजिक अंतःक्रिया। तो यहाँ जो स्कीमा है, स्कीमा के बारे में बताया था पियाजे ने। किसने बताया था? पियाजे ने बताया था। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि स्कीमा के बारे में पियाजे ने बताया, जबकि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाढ़ और सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में बता जीन पियाजे ने, सॉरी लेव वाइगोस्की ने। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के
निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है? विद्यार्थियों में सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बढ़ावा देना व अवांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा घटाना। उसके बाद अगला ऑप्शन है उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाठ व फिर आलंबन देना, या फिर उद्दीपन व प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन को प्रोत्साहित करना। अब आपसे पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लेव-वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुरूप कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाठ या फिर आलंबन देना। इसके बारे में बताया था लेव-वाइगोत्स्की ने। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है? तो कोहलबर्ग की जो नैतिक विकास की जो प्रथम अवस्था, देखो कोहलबर्ग ने 3 चरण बताए थे और प्रत्येक चरण में 2-2 अवस्थाएं बताई थी। तो यहाँ पे पूछा गया जो पहली अवस्था है उसकी क्या विशेषता है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वह नियमों को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है एक प्रगतिशील कक्ष में बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए बाध्य किया जाता है। बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। तो यहाँ पे बी वाला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि एक प्रगतिशील कक्ष में बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन ही बिल्कुल ही सही दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे है निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हावर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था? तो यहाँ जो भाषाई बुद्धि है इसके बारे में बताया था हावर्ड गार्डनर ने। और कुल कितने प्रकार बताए थे बुद्धि के? तो मुख्य रूप से 8 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार? 8 प्रकार बताए थे बुद्धि के। उनमें से एक थी ये भाषाई बुद्धि, जबकि सामान्य बुद्धि, भौतिक बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि के बारे में इन्होंने कोई भी कथन या फिर कोई भी बात नहीं बताई थी। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एक प्राथमिक कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है, इसको क्या करना चाहिए? मतलब जो बच्चे खुद से बातचीत करते हैं अपने आप, जैसे कि कोई लोग क्या अकेले बैठे होंगे खुद से मतलब बातें करते रहते हैं, तो ये क्या करना चाहिए? यह क्या कर मतलब एक शिक्षिका को इसके बारे में क्या करना चाहिए? इसको मना करना चाहिए करने से या फिर उसको करने देना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या होता है एक बच्चे को हेल्प मिलती है। अब क्वेश्चन पूछा गया आपसे मोहन ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है, इसलिए वह एक लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। यह क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है जेंडर प्रारूप को। किसको दर्शाता है? जेंडर प्रारूप को दर्शाता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक ही कक्षा में क्या होते हैं? अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थी होते हैं। कोई जल्दी से चीज़ों को सीखता है, कोई धीमी गति से सीखता है। अब पूछा गया इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं विभेदित निर्देश। विभेदित निर्देश। अब अगला क्वेश्चन है सामाजिक रचनावादी कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? तो सामाजिक रचनावादी कक्ष में मूल्यांकन का जो प्रमुख तरीका होता है वह होता है सहयोगात्मक परियोजना। क्या होती हैं? सहयोगात्मक परियोजनाएं।
अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे, शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना। अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन क्या है, यही बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, ज़रूरतों व परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है? तो यह पालन करता है समावेशन का। किसका? समावेशन का। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता? विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूल गतिविधियों का आयोजन करना, विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति के अनुभवों को साझा करने को बढ़ावा देना, केवल प्रभावी संस्कृति के त्यौहार मनाना, हर विद्यार्थी की विविध पृष्ठभूमि को स्वीकारना व सम्मान देना। अब यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता? तो वह हो जाएगा केवल प्रभावी संस्कृति के त्यौहार मनाना, या जो सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है। अब आपसे 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो से जूझ रहे हैं। मतलब उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं। किससे जूझ रहे हैं? पठन वैकल्य एक प्रकार का विकार होता है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने में चीज़ों को कठिनाई महसूस करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है? जैसे कि ऑप्शन ए दिया गया है श्रव्य किताबें। तो यही वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि जो एक श्रवण बाधित बच्चा होगा उसके लिए श्रव्य किताबें मतलब जब सुन ही नहीं सकता है तो मतलब क्या मतलब उन चीज़ों का? तो यही वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा कि सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए एक शिक्षिका को खुला उत्तर वाले या फिर मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछना चाहिए। अब खुला उत्तर या फिर मुक्त उत्तर वाले से ये तात्पर्य है कि जो प्रश्नों की शुरुआत जैसे कि कब, क्यों, कैसे, मतलब जिसमें बच्चा क्या होता है कुछ अपनी तरफ से विचार करके चीज़ों को बताता है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है उन्हें नज़रअंदाज किया जाए, उन्हें नकारा जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए, उनकी उपेक्षा की जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा उन्हें आगे बढ़ाया जाए। क्या हो जाएगा? उन्हें आगे बढ़ाया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे कैसे सीखते हैं? चीज़ों को बनाकर व कार्य करके, पढ़कर व लिखकर, बोलकर व सुनकर, सोचकर व मनन करके। तो ये सभी ऑप्शन यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है चारों सही दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो करेक्ट आंसर है तो यहाँ पे जो हमारा डी नंबर ऑप्शन दिया गया है ए, बी, सी, डी, ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन है, किस कक्षा कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखते हैं? शिक्षक ज्ञान के निष्क्रिय स्थानांतरीकरण पर बल देता है,
बिल्कुल ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। निष्क्रिय निगेटिव वर्ड जहाँ पे भी यूज होगा वो ऑप्शन क्या हमेशा गलत हो जाएगा। शिक्षक मानता है कि केवल उच्च बुद्धि वाले बच्चे ही शैक्षिक कार्य में अच्छा कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। केवल यहाँ पे देखो मिल गया, ये भी निगेटिव वर्ड है। शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है, तो यही वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। किस कक्षा में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखते हैं? तो जब शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। अब अगला क्वेश्चन है, जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उदाहरण देता है, तब वह बच्चों में किस भावना को प्रोत्साहित करता है? कोई शिक्षक जब बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उदाहरण देता है, तब वह क्या करता है? तब वह बच्चे में अपनापन भावना को प्रोत्साहित करता है, अपनापन भावना को प्रोत्साहित करता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है? तो समाधान की प्रक्रिया, समस्या समाधान की प्रक्रिया तार्किक सोच से बेहतर होगी। किससे बेहतर होगी? तार्किक सोच से ही बेहतर होगी। उसके बाद क्वेश्चन है, बच्चों की भ्रांतियां व त्रुटियां। तो बच्चों की भ्रांतियां जो त्रुटियां होती हैं वह बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियाँ बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई हैं तथा उसकी रुचि की नहीं है? तो ये पूछा गया किस कौन सी चीज़ इस बात का संकेत है कि बच्चे की शैक्षिक जो गतिविधियाँ हैं वह अब बच्चे में बच्चा जो है उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो यह है ऊब इस बात का संकेत है। किस बात का? ऊब इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियाँ बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई हैं तथा उसकी रुचि की नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, दंड और प्रोत्साहन किसके घटक हैं? तो दंड और जो प्रोत्साहन है यह घटक है व्यवहारवाद के, और व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है जे.बी. वाटसन को। जे.बी. वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। अब यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? विद्यार्थियों की अभिरुचि, संकल्पना की कथित प्रासंगिकता, विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर, या फिर सीखने सिखाने की पद्धतियाँ। तो सीखने के जो ये सभी कारक दिए गए हैं ये सभी कारक सीखने को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे ए, बी और सी और डी, तो चारों ऑप्शन जो वाला विकल्प होगा वही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा कि यहाँ पे चारों विकल्प सही दिए गए हैं। अब यहाँ पे 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्ति वातावरण व व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाते हैं? व्यक्तिगत कारकों का परिवेश के तत्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीनों कारक व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। व्यवहार से सामाजिक परिवेश पर शायद ही कभी प्रभाव पड़ता है। वातावरण की प्रतिपुष्टि से व्यक्ति के आत्मसम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा जो है व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार के बीच सही संबंध को दर्शाता है? तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का आंसर है वह हो जाएगा कि तीनों कारक जो है व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और हमारे जो 30 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।